कैसे हैं आप लोग? तुम कहाँ था जी? क्यों? चलो, बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे। ठीक, हेडिंग डालिए। रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करेंगे। किसमें? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्पेसीज की जगह सिस्टम ले लो ज्यादा से। अरे स्पेसीज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन छिन गया तो यहाँ He+, तो अब बचे कितने? लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ अगर 2+ कर दें तो अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? समझ रहे हो? ये जो भी डिराइव कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला निकलेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पेसीज बोल लो, उसके लिए वैलिड है। अगर उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर यहाँ वैलिड नहीं होगा। बोर सिस्टम उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मतलब बोला लेकिन वो सही फिट नहीं बैठ रहा था। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ सही नहीं बैठ रहा था। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है ना, वहाँ पे उसके जो भी डिराइव हुए हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे मैच कर रहा है। तो हम किस पे ध्यान देंगे अभी? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे छिन चुका है, तो बचा कितने? 1। समझ रहे हो? ठीक। कल मैंने बताया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहां सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, है ना? नहीं तो ये कहां चला जाता? बाहर चला जाता। इसको रोके हुए है कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रोका हुआ है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। वही हमारा यहाँ पर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये समझ में आया क्यों इसको इसके बराबर लिखा है मैंने? ये इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तभी करेगा जब सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। नहीं तो मैंने एग्जांपल दिया था वो ईयरफोन का, नहीं तो बाहर चला जाता। अगर ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स होगा, जिसको क्या नाम दिया गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो ब्लूटूथ वाले केस में वहां जो टेंशन था
रस्सी, मतलब वो जो वायर से, वो था हमारा। यहां पर कौन है? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये समझ में आया क्यों इक्वल किया मैंने? कोई भी अगर सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन इसका तब करेगा जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगने वाला फोर्स, इसलिए उसको क्या किया गया? इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ेंगे आप फिजिक्स में और कैसे कैसे फॉर्मूला आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कि मान लो दो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा Q1 Q2 अपॉन R²। वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, दोनों यहां अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, वो इसके बराबर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर मान लो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये रिपल्सन होगा, तब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। किस फोर्स से? इस फोर्स। तो यहां पर कौन है? के प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज आपको बता दूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे चार्ज क्या होता है? सेम, बस मैग्नीट्यूड अलग होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो देख, मैंने मान लिया कि इस दोनों चार्ज E के बराबर। किसके बराबर है? प्रोटॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। Z क्या लिखा? अगर मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो Z = 1 होगा। हीलियम है तो Z = 2 हो जाएगा। लिथियम है तो, क्योंकि हमने यहां बोला है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, सिंगल प्रोटॉन नहीं बोला है। इसमें प्रोटॉन तो अब भी 2 है। ये बात समझ में आ रहा है? ये यहां पर इलेक्ट्रॉन सिंगल है हर एक में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, पर यहां प्रोटॉन एक एक है क्या? नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, वो तो यहां एक है, यहां 2 है, यहां 3। तो अगर मान लो यहां पर 2 प्रोटॉन रहा, हीलियम के केस में इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है, तो यहां पर चार्ज कैसे लिखेंगे? के दो पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहां Z इसलिए लिखा गया है। अगर आप हाइड्रोजन का बात करिएगा तो Z = 1 हो जाएगा, अगर आप हीलियम की बात करिएगा तो Z = 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है इतना, अगर दो प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा? 2 × E हो जाएगा। E बराबर इतना है। अगर यहां पर लिथियम आ गया तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 3। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया? 3 × E। वही लिखा है मैंने। ये प्रोटॉन का बात हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये समझ में आया कैसे पुट किया है मैंने वैल्यू? नहीं किसी को समझ में आया तो पूछ लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बीच का डिस्टेंस, अगर यहां से यहां तक R डिस्टेंस है तो K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां देखो, यहां न्यूक्लियस में क्या है? अगर हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन तो एक है, तो 1E हो गया। अगर लिथियम है तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो गए 3, तो यहां पर Z = 3 हो जाएगा, 3+। अगर हीलियम है तो यहां Z = 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये बराबर समझ में आया कैसे किया? सेंट्रीपिटल फोर्स यहां किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, 1 महीना चलेगा 12th में। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, Q1 पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहां देखो,
पहले का चार्ज, यहाँ प्रोटॉन का चार्ज, अगर प्रोटॉन 1 है तो Z इक्वल टू 1, और उस पर चार्ज E। अगर प्रोटॉन 2 है जैसे कि हीलियम में तो Z इक्वल टू 2, उस पर चार्ज क्या है E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन 3 है जैसे कि लिथियम में तो Z इक्वल टू 3 प्रोटॉन तो 3 इंटू E। और ये किसके लिए बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सिंगल ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हमने सिस्टम ही कौन सा डिराइव किया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का R। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r, इसलिए इसको इक्वल किया। यहां तक आइए, समझ में आया कैसे कैसे गए हैं। ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जेड है, 2 मत लिख देना कोई। इसकी जरूरत नहीं है, बाद में लिख दूंगा। आप साइड में ये लिख सकते हैं कि अगर 2 चार्ज है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितने के बराबर होगा, K Q1 Q2/R²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। यहां फिलहाल हमें प्रोटॉन नहीं, मतलब प्रोटॉन अगर हाइड्रोजन का लेंगे तो सिंगल प्रोटॉन हो जाएगा 1, हीलियम लेंगे तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 2, लिथियम लेंगे तो 3+। समझ रहे हो, ये हमारा न्यूक्लियस है। आ गए यहां तक? ठीक। कल मैंने एक चीज और बताया था, बोर्स ने ये भी फाइंड आउट किया था, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। याद करो, था ना एंगुलर मोमेंटम, क्या क्या था वो, एंगुलर मोमेंटम। ऐसा कुछ डिराइव किया था, और ये किसके इक्वल टू था, mv था ये। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। कल बताया था ना मैंने एंगुलर मोमेंटम वाला। आ गए यहां तक? ठीक है, देख अब जैसे रेडियस निकालना है, तो अगर मैं यहां से v का वैल्यू पुट कर दूं, v का वैल्यू अगर यहां से मैं पुट कर दूं
कितने हो गए, NH अपॉन 2πrm लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना यहां से v की वैल्यू NH अपॉन 2πrm, इसको यहां पुट करो इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो गया ये m v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर बाय r, तो यही r हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये समझ में आया, ठीक, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, और कुछ कट रहा है क्या, m से m गया, एक गया, ठीक है, तो देखो यहां से r उधर गया, r इक्वल टू लिख सकता हूं मैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k इंटू 4πm इंटू z, यही आएगा, हाँ सॉरी, हाँ पाई स्क्वायर, यही आएगा, इसको इधर भेजा, बाकियों को इधर लेके आया, अच्छा ई स्क्वायर भी है, यही आना चाहिए, 4π स्क्वायर m z के तो ला चुके हैं, और ई स्क्वायर आ गया, यहां क्लियर है ये। अब देखो यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 3.14, 4 तो 4 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जेड भी फिक्स है, सॉरी जेड तो फिक्स नहीं है, जेड हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, लिथियम के लिए अलग होगा, ये तो वेरिएबल है, और ये फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, तो यहां पे लिख लीजिए वेयर के क्या है, फिक्स है, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट भी फिक्स है, चलिए सब लिखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए, यहां सब कुछ लिखिए जो जो कांस्टेंट है, करिए इसको, आ गए यहां तक, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻, कितना जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये भी लिख लेना वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ई भी फिक्स है। ई क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल लो या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप ये नहीं लिखा, इसको मिटा दूं, अगर आप सारे वैल्यू को रखते हो तो आपका रेडियस निकल के आएगा 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम में, ये निकल के आएगा आपका वैल्यू। कूलम स्क्वायर यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम क्या है यहाँ पे, चार्ज की यूनिट। अरे जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है ना, तो चार्ज की यूनिट किसमें हम बताते हैं। हाँ, तुम क्या समझ रहा था, स्पीड ऑफ लाइट। मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो जो कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू, अगर जो चीज कांस्टेंट है वो तो वेरी नहीं करेगा, फिक्स है वो, उसकी वैल्यू आप रखेंगे, सब कुछ काट पीट के आपको ये आने वाला है। वेरिएबल यहां पर यही दोनों है, 4 तो फिक्स है कांस्टेंट, अब पाई की वैल्यू फिक्स है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जब सब चीज को रखोगे तो सॉल्व होके यही आएगा एंगस्ट्रम में। हाँ गधा, ये रेडियस निकाले, अरे पहले लिख, डिराइव कर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अभी फील आएगा, पहले यहां तक आ तो, अरे ये रेडियस समझ रहे हो ना, ये निकाले हैं रेडियस, आर से डिनोट किए हैं, वेलोसिटी वी से, एनर्जी ई से, पहले आ तो सही, अभी फील आएगा। पहले ये समझ में आया, इसको छोड़, अभी फील अभी छोड़, ये समझ में आया कि जब सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे तो कट पिट के इतना आएगा। वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल यहां पर दो ही चीज है, कौन, एक तो एन, एन क्या है यहां पर, कौन सा सेल पे है, फर्स्ट सेल में रहेगा तो यहां एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, सेकंड सेल की बात होगी तो एन की वैल्यू 2, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहां जेड की वैल्यू 1, अगर हीलियम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 2, समझ रहे हो, अगर लिथियम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू, हाँ पहले यहां तक आ गए हो, बाकी फील करवाना मेरा काम है, यहां तक आए हो ना, ठीक। तो देख इसका कहने का मतलब क्या है, बच्चा फीलिंग मांग रहा है तो फीलिंग दे रहे हैं इसको, ठीक है। देख कहने का मतलब ये है कि ये हमारा आपका न्यूक्लियस है, क्या बताया था बोर ने कि कई सारे ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट अलग अलग एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट। अगर मान लो ये हाइड्रोजन है, अगर ये कौन सा एटम की बात कर रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें, 4 हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देख तभी फील आएगा। अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो देख आपका जो पहला ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन से यहां तक का, वो होगा 0.529 एन बोले तो पहला सेल तो 1, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर फिक्स है 1 एंगस्ट्रम, मतलब 0.529 एंगस्ट्रम, मतलब यहां से यहां तक का पहला ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। अगर आप दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो 0.529, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, और ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हाइड्रोजन के लिए फिक्स ही है, कितना, तो 4 इंटू 0.529, मतलब अब जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो इतना है।
आया फील? समझ में आया? तो ये है क्लियर है? ये तीसरा अगर निकालेंगे कि यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है, आर क्या है, तो फिर यहां क्या करेंगे, थर्ड है यहां पे, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 3, और क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर z क्या होगा 1। चलो एक दो लिखो ऐसे करके। अरे समझ में आया? हाँ अब आया? तो थोड़ा देर पेशेंस भी रखना पड़ता है। तबीयत ठीक है तुम्हारा? तुम ही से पूछ रहे हैं? उससे तो पूछ लिए। अगर यही मैं हीलियम एटम की बात करूं, किसकी, हीलियम की, तो फिर यहां n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का है तो 1, z इक्वल टू हो जाएगा 2। समझ रहे हो? तब उसका यहां से यहां तक का पहला ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा रहेगा तो n इक्वल टू क्या कर देंगे 2, और एटॉमिक नंबर z जो है आपको हीलियम के लिए यहां पर क्या हो जाएगा 2। समझ रहे हैं? लिथियम के लिए यहाँ पे z इक्वल टू 3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो यहाँ 1 कर देंगे, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो 2 कर देंगे। हाँ इस पे रहेगा, इस पे देखो अभी कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं 4, उसका भी एक वैल्यू है कि जैसे मान लो कि अभी निकालेंगे हम एनर्जी, जब डिराइव करेंगे ना, अगर एनर्जी, हेलो हेलो हेलो, एनर्जी अगर 0 के लमसम आ गया तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन अब एकदम पूरी तरीके से एटम के छाया से बाहर हो चुका है। अरे समझ रहे हो? अभी निकालेंगे एनर्जी भी निकाल, एनर्जी भी है ना, मतलब उसके रेंज से बाहर हो चुका है। जब एनर्जी क्या हो जाए लगभग 0, क्या हो जाइए 0, तो क्या समझेंगे कि अभी इलेक्ट्रॉन, अभी मतलब अगर एनर्जी 0 नहीं हुआ है तो इसके रेंज में, एनर्जी 0 हो गया तो इसके रेंज से, हाँ अभी अभी करेंगे उस पर, उसका भी आएगा इसी तरह का कुछ आएगा टर्म। ये समझ में आया? रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1, अगर हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू 1। तो एक दो लिख लीजिएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, उसके बाद फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट तो n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ये करिए, एक दो लिखिए, लिखे हैं? ठीक। अब यहां तो हम किसको निकाल चुके हैं, रेडियस निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो देखो आपका एक तो चाहे तो ये, चाहे ये आपका आ चुका है रेडियस सॉल्व करके, इधर देख रहे हैं गधा, सॉल्व करके ये आ चुका है। हमारा एक इक्वेशन था MBR, या कोई भी, कोई सा भी जो हमारा था, एक MBR इक्वल टू था ना NH/2 पाई, अरे था ना, इसमें पुट करो, इसमें आर की वैल्यू पुट करो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आपको जो अच्छा लगे। अरे इसमें से आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना, कर। अरे हमको ये वाला भी तो फाइंड करना है, वेलोसिटी। हर एक ऑर्बिट में इस अलग अलग स्पीड होगा।
चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पुट कर दिए, सॉल्व करके यही आएगा। क्या सॉल्व किया, कौन किए? वही बौर भाई साहब। क्या जरूरत पड़ गया? अरे इसका खतरनाक यूज है, हैं? आप मॉलिक्यूल्स का शेप साइज पता करने में, कित आखिर एक बात बताओ, जब आपको मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, आपको सॉलिड स्टेट में भी इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे ये बॉक्स है, अब इसमें कितने बॉल आएंगे ये कैसे डिसाइड होगा? एक तो ये बॉक्स का वॉल्यूम आप पता कर लो, कर लिए बॉक्स का वॉल्यूम पता कर लिया, और आपको पता चल गया एक बॉल का वॉल्यूम, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता चल जाएगा कितने फिट होंगे इसमें। तो आप जब भी पैकिंग करोगे, चाहे वो कोई मटेरियल बना रहे हो, सॉलिड की पैकिंग कर रहे हो, तो उसमें साइज से आप डिसाइड कर पाओगे कि कितने इसमें फिट बैठेंगे। समझ रहे हो? साइज बहुत बड़ा रोल अदा करता है। प्लस ये है कि देखो, जैसे जैसे दूर जाएंगे हमको पता चल जाएगा, एनर्जी पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको उतना एनर्जी का पार्टिकल उससे फोटोन देना होगा, तो एनर्जी पता रहेगा तभी तो उतना एग्जैक्ट अमाउंट देंगे उस पे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निकालना है थर्ड ऑर्बिट से, अगर हमको यहाँ का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का पता चल गया तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए ना। अभी देखना, अभी जैसे अभी जाएंगे हम एनर्जी वाले पे, वेलोसिटी इतना आया, हेलो, तो अगर मान लो हमको पता करना है, ये सब कुछ सॉल्व करोगे, अरे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। और यहां पर क्या आ रहा है? Z/n। तो यहां पर देखो, अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन के केस में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन के केस में Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, तो इसकी वेलोसिटी इतना। अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको यहां n इक्वल टू क्या पुट करना होगा? 2। Z इक्वल टू तो 1 ही है हाइड्रोजन के केस में, तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो इस वाले ऑर्बिट में, जो इस वाला ऑर्बिट था, इससे आधे स्पीड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे समझ रहे हो? हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करेगा किस पे? Z/n पे। अगर हीलियम का लिया तो Z इक्वल टू यहां 2 कर देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर है? ये समझ में आया यहां तक? Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा, मतलब एटॉमिक नंबर। और ये क्या बता रहा है? कौन से ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि सेकंड की थर्ड? क्लियर है ये? ठीक। तो ये आपको अच्छे से एकदम, कोई 2 बजे रात में भी उठा के पूछे तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। इसका बहुत रोल है, अभी आगे चल के सवाल इसी पे होगा। एकदम रटा चटा होना चाहिए। समझ रहे हो? ये वाला, अगर ये वाला टर्म याद है तो भी ठीक है, तो आपको फिर वैल्यू पुट करके आना होगा वहां तक। हाँ नहीं, वो डेरिवेशन काम का नहीं है, लेकिन ये वैल्यू काम का है, बेहद बेहद काम का। हाँ हाँ, अरे समझ रहे हो? एकदम रटा चटा होना चाहिए, कोई नींद में भी पूछे तो आना चाहिए। हाँ पूछने के लिए पूछ सकता, क्या पता हम ही क्लास रख दे 10 बजे रात में। हैं? अरे मैंने किया है, तुमको बता रहा हूं।
यहां तक आ चुके? ठीक। अब एनर्जी डालिए, एनर्जी के लिए देख, ये जी है। चलो इधर ध्यान से देखा, बातचीत बंद। टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। और पोटेंशियल जो एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू फोर्स। जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ डस्टर यहाँ, इसको उठा दिए तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी का। तो फोर्स के कारण से जो एनर्जी आएगा उसको क्या बोलेंगे? और यही अगर मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आएगा उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये? ठीक। तो देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा बहुत पता होगा आपको, हाफ mv² होता है। ठीक। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू फोर्स। तो यहां फोर्स कौन सा है ना ये? ठीक है। तो क्या है ये? Q1 Q2 अपॉन R। अरे तो यहां R² एनर्जी ड्यू टू फोर्स है, फोर्स थोड़े ना पुट करेंगे। एनर्जी और फोर्स का सब चीज सेम थोड़े ना होता है। अरे हेलो 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 हेलो, हमने ये लिखा था, तो ये लिखा था Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स लिखे थे, ये फोर्स का फॉर्मूला था। यहां फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। और यहां पर जो एनर्जी निकालते हैं Q1 Q2 अपॉन R। अरे फोर्स और एनर्जी एक नहीं है। हाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी ड्यू टू फोर्स है, वो अलग चीज है एक। आप इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब इन्फिनाइट पे कोई चार्ज रहता है उसको यहां पर लाते हैं तो यहां पर Q1 Q2 होता है, उस ये अलग चीज है। ये पोटेंट एनर्जी है, ये फोर्स है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और आपको एनर्जी की यूनिट जूल होती है। दोनों सेम चीज थोड़े ना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एनर्जी ड्यू टू फोर्स होता है, और ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन वाले केस में लिखते हैं। क्लियर है ये? तो यहां पर ये होगा, यहां पर आइए इसकी वैल्यू पुट करिए। हाँ, Q1 Q2 क्या है यहां पे? Q1 Q2 फिर लिख हाफ mv² का भी निकाले थे ना एक डेरिवेशन। अरे mv² R निकाले थे अभी क्या? NH/2π mvr इक्वल टू लिखे थे ना? नहीं सॉरी, mv²/R क्या लिखे थे? सेंट्रीपिटल फोर्स KZEE ऐसा लिखे थे ना? ठीक है। तो यहां mv² से लिख सकते हैं, इसको R से इधर कर दिए। अरे इधर देख, इधर देख, अभी लिखे थे ना सेंट्रीपिटल फोर्स Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 क्या था यहां पर? Z इंटू E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, अपॉन R² था। यहां से एक R से R गया, mv² बराबर क्या हो गया? KZE² अपॉन R, यही होगा। चलो यहां रख दो, KZE² अपॉन R। Q1 क्या है? ZE। Q2 क्या है? E अपॉन, हाँ माइनस हो। यहां पर लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस Q1 Q2 अपॉन R। अरे हेलो हेलो हेलो, टोटल एनर्जी जब भी निकालेंगे ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला 1 हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा k Q1 Q2 अपॉन R होगा। इस केस में यहाँ माइनस इसलिए लगेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस आएगा ना, ठीक है। और यहाँ लिख दिए कि Q1 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, कितने प्रोटॉन है Z, उस पे चार्ज उसको E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2, तो यहाँ Q2 इक्वल टू E, डिस्टेंस R। mv², यहाँ अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हम बराबर किए थे किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे पहला इक्वेशन याद करो, वहां से पुट किए हैं। तो आओ यहां तक, समझ में आया? खड़ा हो जाओ। अविनाश, सॉरी क्या नाम है, अरे नाम क्या है तुम्हारा? अभिनव। खड़ा हो जाओ, बताओ। ये एटॉमिक नंबर है रे गधा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, क्या है? ठीक है, चल देख, यहां से देख, ये हो गया आपका हाफ KZ²/2, सॉरी 2 तो लिख चुके हैं इधर, R, और ये हो गया K, तो ये होके कितना हो गया, -1/2 KZE²/R। यही ना होगा? अरे ये एक तरह से सोच, 1/2 है, ये तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ना, सेम चीज है ना। 1/2 में से -1 गया तो -1/2, क्लियर है ये? तो यहां पर हमको क्या आ चुका है, ये टोटल एनर्जी। अब R की वैल्यू पुट कर, ये वाला, जैसे ही R की वैल्यू पुट करेंगे ये आपको आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक आइए, यहां तक आ गए थे ना। यहां पे R की वैल्यू पुट की है इस वाले इक्वेशन से, तो अगर सॉल्व करोगे सब कुछ तो यही आने वाला है, क्योंकि जो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अरे समझ रहे हो? हमको तो वेरिएबल वाले टर्म को ही रखना है ना, जो चीज फिक्स है उसका वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिए। तो हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है टोटल एनर्जी। क्या आ गया है ये? हाँ, सिर्फ एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी। और अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो टोटल एनर्जी है वो, और काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखो, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये है टोटल एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम। डिफरेंस कहां है, साइन का। यहां काइनेटिक एनर्जी में है प्लस और टोटल एनर्जी में माइनस, बाकी सारा चीज सेम है। ध्यान से देख, दिख रहा है? यह है काइनेटिक एनर्जी, यह है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपका ये आ चुका है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखिएगा तो यहां तक का पोर्शन तो सेम है, साइन का बस चेंज है। तो क्या हम यहां नहीं लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगा, या ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो माइनस टोटल एनर्जी है?
अरे हेलो, वही चीज है ना, सिर्फ साइन का ही तो उलटफेर है, बाकी तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर जो टोटल एनर्जी है उसका बस माइनस लगा देना है आगे। क्लियर है ये? तो ये भी लिखिए। और अगर ध्यान से देखो तुम, और एक बार ध्यान से देखो, आपका जो है टोटल एनर्जी वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का आधा है ना? अरे देखो, तो मतलब यहां पर से हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है। अरे वही ना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो यही तो आएगा। अरे दिख रहा है, चमक रहा है। टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो सेम हो गया ना, ये वाला देख और ये वाला देख सेम है ना। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स है किसके, टोटल एनर्जी के। समझ में आया यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए टेबल बनाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। देख फील आने के लिए नहीं 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 नहीं, यहां पे छोड़ देंगे तो फील रह जाएगा। चल इधर देख, कल कभी आता है रे? नहीं, कल आएगा, फिर कल बोलेगा कल। चल, तुम इतना जिद कर रहा है तो हम बताइए दे रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए हैं, किसका क्या फाइंड किए हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, कौन सा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम लेंगे कि हीलियम प्लस लेंगे? क्यों लेंगे प्लस? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करना है, समझ रहे हो? और इधर जो लिखेंगे वो इधर लेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अच्छा, यही आपको टास्क दे देते हैं, आपको एक टेबल भर के लाना है। क्या करना है टेबल? कैसे मैं समझा दे रहा हूं। देख कहां गया हमारा टोटल एनर्जी, ये है फॉर्मूला, पहले वो लिख ले, टेबल बना ले। यहां पर इस समझ में आया कि हम हीलियम प्लस ही क्यों लिए, क्योंकि ये सारी चीजें चर्चा हो रहा किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तभी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर यहाँ लिथियम करेंगे तो क्या कर देंगे, लिथियम +2, समझ रहे हो? हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ही है। और ये n क्या है, कौन से सेल में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, ठीक है? तो देख इधर हम एक टेबल बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम n बराबर 1 किए, n बराबर क्या किए 1, और हाइड्रोजन के केस में तो z बराबर भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये कितना निकल के आ जाएगा, -13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? क्लियर है ये? और अगर आपने यहां पर क्या किया, और आपको
आपको ये टेबल भी याद रखना है ताकि चीजें आसान हो जाए, कैलकुलेशन। इस पे जब आप जेईई मेंस का सवाल करिएगा तो अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो आप ये करने बैठिएगा तो पता चला तब तक मैं दूसरा बच्चा 10 सवाल कर लिया। अरे समझ रहे हो? तो ये टेबल आपको वहां बेनिफिट देगा, कम से कम इन दोनों का। लिथियम का भले नहीं याद हो, इसका याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर समझ रहे हो कैसे कैसे भरना है। तो अगर फिर मान लो का n बराबर 1 कर दिए, किसके लिए? हीलियम के लिए। तो यहाँ n इक्वल टू 1 हो गया। हीलियम के केस में z कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई करके वहां लिखना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। किसमें? और वो होमवर्क कह रहा गया है ना, कौन सा 11 नंबर बनाए हो? आया है आंसर? ठीक, झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, गूगल से क्या बोल रहा है? पता चल जाएगा, तुम किसी से कॉपी करेगा पता चल जाएगा।